सुब्बा रेड्डी वर्सेस स्पेशल डिप्टी कलेक्टर। ये केस सुप्रीम कोर्ट में 8 अप्रैल 2024 को फाइल किया गया था। इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सामने आई। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 3 एंड सेक्शन 5 दोनों को ही डिस्कस किया। इस केस में 5000 दिनों से भी ज्यादा की डिले सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इन केसेस को किन बेसिस पे डिसाइड करना चाहिए। सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन एक्ट हमें ये बताता है कि यदि कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सूट, कोई भी केस यदि टाइम बार्ड है तो कोर्ट उसे अलाउ नहीं करेगा। जबकि सेक्शन 5 हमें ये बताता है यदि हमारे पास सही कारण है, जैसे मेडिकल डॉक्यूमेंट या फिर हमारे किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का खो जाना, तब कोर्ट हमारे सही कारणों को मानते हुए हमें केस फाइल करने की परमिशन ग्रांट कर देती है। सबसे पहले हमें अपनी क्लैरिटी और नॉलेज के लिए कॉन्डोनेशन ऑफ डिले के मतलब को समझना चाहिए। कॉन्डोनेशन मीन्स क्षमा, डिले मीन्स देरी, मीन्स देरी हो जाने के कारण क्षमा याचना करना। जब हमें केस फाइल करने में डिले हो जाता है तब हम विद द स्पेसिफिक रीजंस कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हैं, जिसमें हम कोर्ट में क्लैरिफाई करते हैं कि हमें किन कारणों से कोर्ट में केस फाइल करने में डिले हुआ है, और कोर्ट यदि हमसे सेटिस्फाई होती है तब हमें परमिशन ग्रांट करती है केस फाइल करने के लिए। लिमिटेशन एक्ट बेसिकली 2 मैगजीम्स पर रिलाई करती है। नंबर 1, इंटरेस्ट रिपब्लिक सिट फिनिस लिटियम। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू द लिटिगेशन। मीन्स इस एक्ट का पर्पस पब्लिक और स्टेट के इंटरेस्ट में है कि लिटिगेशन का एक फाइनल एंड होना चाहिए, जिससे कि किसी भी केस को एक निश्चित समय अवधि के अनुसार एंड अप किया जा सके। नहीं तो किसी भी केस का कोई एंड नहीं होगा और हमारी कोर्ट ओवरबर्डन होती ही जाएगी। हमारी नेक्स्ट मैगजीम है विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबवेनिएंट। ये मैगजीम हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है। ये मैगजीम हमें ये बताती है जो अपने राइट्स को लेके एक्टिव है, जो व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए जागरूक है, कोर्ट भी उन्हीं की हेल्प कर सकती है। जो सोवत है वो खोवत है। इसी कहावत को कोर्ट ने इस मैगजीन के थ्रू बताया है। मींस आप किसी भी केस को अचानक से लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको कोर्ट में जाने से पहले, केस फाइल करने से पहले पता होना चाहिए कि आप किस सीमा के अनुसार अपने केस को फाइल कर सकते हैं। इसी मैगजीन के अकॉर्डिंग एक दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट केस को फाइनलाइज किया गया था, जिसमें दिल्ली के रेड फोर्ट, दिल्ली के लाल किले के लीगल एयर्स ने केस फाइल किया था। लीगल एयर्स ने कहा कि जिन्होंने लाल किला बनवाया है हम उन्हीं के परिवार से हैं, इसीलिए ये जमीन हमें वापस दे दी जाए। तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप अचानक से कभी भी कोर्ट में नहीं आ सकते। कोर्ट में किसी भी केस को लेकर आने के लिए एक प्रिस्क्राइब टाइम है, और ये बताते हुए हमारे ऑनरेबल जस्टिस रेखा पल्ली जी ने इस केस को डिसमिस कर दिया। आवर नेक्स्ट मैगजीम इज डिलीट डिफीट इक्विटी। ये मैगजीम हमें ये क्लियर करती है कि यदि हम अनरीजनेबल डिले करते हैं अपने एक्शंस लेने के लिए, तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस डिसमिसल ऑफ योर केस हो सकता है। मीन्स आपने अपने केस में जो भी क्लेम मांगा है उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। अब यहाँ से हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि क्या लिमिटेशन एक्ट एग्जॉस्टिव है? आंसर इज यस, लिमिटेशन एक्ट इज एग्जॉस्टिव। लिमिटेशन एक्ट में जो भी टाइम पीरियड बताया गया है उसे बाय एनालॉजी एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। बेसिकली लिमिटेशन एक्ट सिविल केसेस में अप्लाई होता है, बट एक्सप्रेसली एंड स्पेसिफिकली यदि कोई रीजन प्रोवाइड किया गया है केवल तभी अन्य केसेस में अप्लाई किया जा सकता है। आर नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसा कि हम सभी को पता है कि लॉज 2 तरीके के होते हैं। नंबर 1 इज सब्सटेंटिव लॉ, नंबर 2 इज प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ हमें राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज क्लियर करते हैं, बट इन्हीं लॉज को एनफोर्स कैसे कराया जाए ये हमें प्रोसीजरल लॉ एक्सप्लेन करता है। सब्सटेंटिव लॉज को एनफोर्स कराने के मैकेनिज्म हमें प्रोसीजरल लॉ में मिलता है, और लिमिटेशन एक्ट कम्स अंडर द प्रोसीजरल लॉ। अब हमें ये समझ आ गया कि हमारा लिमिटेशन एक्ट एक प्रोसीजरल लॉ है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर हम इसके ऑपरेशंस की बात करें तो ये रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव दोनों ही है। ये एक्ट हमें सेक्शन 27 में एक एक्सेप्शन भी प्रोवाइड करता है। आइए इसको डिस्कस करते हैं। सेक्शन 27 क्या करता है? सेक्शन 27 उस व्यक्ति के अधिकार को खत्म करता है यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उससे रिलेटेड आपको कोई केस फाइल करना है, बट आपने एक प्रिस्क्राइब टाइम में कोर्ट में केस फाइल नहीं किया, तब सेक्शन 27 आपको ये एक्सप्लेन करता है और आपके राइट को खत्म करता है यदि आप अपने केस को विद इन द टाइम पीरियड कोर्ट में फाइल नहीं करते हैं। दूसरी साइड जो व्यक्ति एडवर्स पोजीशन में है, सेक्शन 27 उसके राइट्स को क्रिएट करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सेक्शन 27 सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस पर ही अप्लाई किया जाता है, साथ ही ये अपील और एग्जीक्यूशन में अप्लाई नहीं किया जाता।
सेक्शन 27 एक व्यक्ति का राइट क्लोज करता है और एक व्यक्ति का राइट क्रिएट कर देता है। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो आप इसी एक्सेप्शन को यूज करके अपने केस को डिफेंड कर सकते हैं। पथापति सुब्बारेड्डी वर्सेस स्पेशल डिप्टी कलेक्टर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये एक्सप्लेन किया कि किन 8 प्रिंसिपल के बेसिस पे उन्हें कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिसमें उन्होंने सेक्शन 3 और सेक्शन 5 दोनों के ही पॉइंट्स को क्लियर किया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दिए। फर्स्ट पॉइंट पर उन्होंने ये बताया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड अपॉन द पब्लिक पॉलिसी एंड देयर शुड बी एंड टू द लिटिगेशन। ये प्रिंसिपल पब्लिक पॉलिसी के बेस पर बनाया गया है, जो हमें ये बताता है कि हमारे वाद विवादों के, हमारे सभी झगड़ों पर, केसेस पर एक पूर्ण विराम जरूर लगना चाहिए। किसी भी केस की समाप्ति के लिए एक टाइम पीरियड होना बहुत जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके राइट समाप्त कर दिए जाते हैं। आपके राइट्स हमेशा ही बने रहते हैं, बट आपका राइट टू रेमेडी फ्रॉम द कोर्ट ये समाप्त हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने अपने दोस्त को 5 लाख रुपए का लोन दिया। अब कोर्ट का रूल आपको ये बताता है कि यदि आपने किसी को लोन दिया है तो उसके केस के लिए आप 3 साल तक ही कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अपने दोस्त को 5 लाख का लोन दिया है, क्या आपका वो पैसे वापस लेने का अधिकार समाप्त हो जाएगा? इसका मतलब है जो आपने अपने दोस्त को लोन के पैसे दिए थे वो पैसे आप कभी भी ले सकते हैं, उसका अधिकार आपका कभी भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन कोर्ट में आप अपने लोन की रिकवरी के लिए एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही जा सकते हैं, उसके बाद नहीं। आप कोर्ट में 3 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद कभी भी अचानक से कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते। सेकंड प्रिंसिपल इसी पर बेस्ड है कि यदि आप एक निश्चित समय अवधि के अनुसार कोर्ट को अप्रोच नहीं करते हैं तब कोर्ट में जाने का आपका अधिकार समाप्त कर दिया जाता है। A right of the remedy that has not been exercised or availed or for a long time must come to the end or cease to exist after a fixed period of time. नेक्स्ट प्रिंसिपल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि हमें सभी प्रोविजंस को पर्पस के हिसाब से इंटरप्रेट करना होता है। हम किसी भी प्रोविजन को हम एक ही तरीके से अप्लाई नहीं कर सकते। सेक्शन 3 हमें स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन देता है, जबकि सेक्शन 5 हमें एक पर्पसिव और लिबरल इंटरप्रिटेशन देता है, जो हमें ये एक्सप्लेन करता है कि हम स्ट्रॉन्ग पर्पस के अकॉर्डिंग लिबरल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी इसी बात से कनेक्ट करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है कि चाहे हम सेक्शन 5 को डिसाइड करते हुए लिबरल हो जाएं, बट हम सेक्शन 5 को डिसाइड करते समय सब्सटेंशियल लॉ को डिफीट नहीं कर सकते। In order to advance substantial justice through liberal approach, justice-oriented approach or cause of substantial justice may be kept in the mind, but the same cannot be used to defeat the substantial law of limitation contained in Section 3 of the Limitation Act. Our next important point is courts are empowered to exercise the discretion to condone the delay if sufficient cause has been explained. Means हमारे पास यदि strong reasons हैं, यदि पार्टी कोर्ट में सफिशिएंट रीजंस के साथ कोर्ट को सेटिस्फाई कर देती है कि किन कारणों की वजह से उसे कोर्ट में आने में देरी हुई, तब कोर्ट के पास ये पावर होता है, डिस्क्रिशन होता है कि कोर्ट ये एप्लीकेशन केस अलाउ कर दे। बट कोर्ट ने यह भी एक्सप्लेन किया कि यदि पार्टी इनऑर्डिनेट डिले, नेग्लिजेंस और ड्यू डिलिजेंस की वजह से कोर्ट में अप्रोच करती है, तब कोर्ट इन बातों की वजह से एप्लीकेशन को अलाउ नहीं करेगी। साथ ही आपने जो रिलीफ मांगा है कोर्ट डिसमिस कर देगी। नेक्स्ट पॉइंट इज मेयरली सम पर्सन ऑब्टेन्ड द रिलीफ इन द सिमिलर मैटर, इट डज नॉट मीन दैट अदर्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू हैव द सेम बेनिफिट। मीन्स कोर्ट ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि सेम केस में यदि कुछ पार्टीज को रिलीफ मिला है कोर्ट की तरफ से, उनके पास वैलिड और जस्टिफाइड रीजंस थे और आपके पास यदि जस्टिफाइड रीजंस नहीं हैं, तब कोर्ट आपको सेम रिलीफ नहीं दे सकता। आपके पास भी वैलिड और सफिशिएंट रीजंस होने चाहिए जिससे कि कोर्ट आपको रिलीफ प्रोवाइड करे। नेक्स्ट पॉइंट इज मेरिट ऑफ द केस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसीडर्ड इन द कंडोनिंग ऑफ द डिले। मीन्स कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को डिसाइड करते समय merits of the case consideration की requirement नहीं होती। Our last point is delay condonation application has to be decided on the parameters laid down for the condoning the delay and condoning the delay for the reason that the conditions have been imposed tantamounts to disregarding the statutory provisions. मीन्स जब भी आप कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन डिसाइड करें, जो भी सेक्शन 5 के पैरामीटर्स हैं आप उन्हीं सेक्शन के अंडर ही केस को डिसाइड करेंगे। Thank you for watching this video. Stay happy and stay alert.